चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं एक कंपाउंडर का काम करता हूँ, यानी कि डॉक्टर से थोड़ा नीचे, लेकिन अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह देखभाल कर लेता हूँ। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैंने भी अपनी जिंदगी का एक मुश्किल दौर देखा था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने परिवार के साथ रुद्र प्रतापगढ़ नाम के एक गांव में बसा था। वो गांव थोड़ा सुनसान तो था, लेकिन उस गांव की आबादी के साथ साथ वहां की खामोशी मुझे बहुत ही पसंद थी। वहां के लोग सच में काफी अच्छे थे, जिनके व्यवहार से मैं काफी प्रभावित था। इतवार की शाम थी जब घर के पीछे एक नेशनल हाईवे बना हुआ था। उसके ऊपर किसी गाड़ी के पेड़ या किसी चीज से टकराने की आवाज आई तो गांव के लोग हड़बड़ाते भागे। यह एक ऐसा जमाना था जब कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही गाड़ी जैसी चीज की सुविधा होती थी। फोन वगैरह जैसी चीज तो मानो लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। मेरे बगल में रहने वाले घनश्याम दादा भागे और जोर से आवाज देने लगे, अरे बेटा, गांव के बाबू साहब की गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। धमाके की आवाज तो मुझे भी आई थी, इसलिए मैं भी उन सभी लोगों के साथ साथ सड़क पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा टूट फूट आई थी। कांच के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैंने तो पहली बार इतना बुरा एक्सीडेंट देखा था। खैर, जैसे तैसे लोगों ने गाड़ी के कांच को तोड़ा और जब बाबू साहब को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो हमारी सांसें अटक गई। बाबू साहब की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनके सर से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बाबू साहब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। किसी तरह बाबू साहब को गांव के चिकित्सा में पहुंचाया गया और वहां जाकर पता चला कि अब उनकी हालत में सुधार आया है। हालांकि मैं बाबू साहब के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन गांव के काफी लोग उनको गांव का सबसे बड़ा आदमी मानते थे, इसलिए मैं भी उनकी इज्जत करता था। खैर, फिर बाबू साहब ने बताया कि उन्हें उस पेड़ के पास एक लाल साड़ी नजर आई थी और अचानक वो लाल साड़ी उनकी गाड़ी के आगे वाले कांच पर आकर लटक गई, तो वो आगे का नजारा नहीं देख पाए। उन्होंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी संभल ही नहीं पाई और गाड़ी बगल वाली खाई के अंदर धंसने से बाल बाल बच गई। फिर गांव के लोगों ने बताया कि उस रोड के ऊपर किसी आत्मा के भटकने का दावा किया जाता है। मुझे इन चीजों पर कुछ खास यकीन नहीं था, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाबू साहब ने अपनी जान तो बचा ली। अब उनके इस एक्सीडेंट ने लोगों के मन में काफी सवाल खड़े कर दिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ और लाल कपड़ा आना, इस तरह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमारा घर उस रोड के बेहद करीब था, तो मैं इस चीज के बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर काम के चक्कर में मैं सारी बातें भूल गया। उस दिन मैं गांव से सटे हुए एक अपने ही रिश्तेदार के घर गया था। दरअसल उनकी बेटी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। उसी के सिलसिले में उन्होंने मुझे कॉल किया था और इसी के चलते मुझे शाम के 6 बज गए। उस समय तक अंधेरा हो चुका था। घर पहुंचने के बाद मैं खाना पीना करने के बाद अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने गांव की दुकान की ओर चल दिया। वैसे भी गांव सी जगह गप्पे लड़ाने का एक अलग ही स्वैग होता है। उन लोगों ने उसी बात को छेड़ रखा था जब गांव के बाबू साहब का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों के बीच भूत प्रेत की बातें छिड़ी हुई थी। खासकर मैं इन चीजों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, तो मैं उनसे मुंह फेरते हुए बोला, बहुत कुछ नहीं होता है, ये सब डर की माया है। इतना कहकर मैं हंसने लगा। मेरी बात को सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग मेरा मुंह ताकने लगे। उस वक्त तो इस बारे में हम लोगों के बीच कोई ज्यादा बातचीत ही नहीं हुई। वो क्या था कि मुझे अब थकान महसूस हो रही थी, तो मैं उसी वक्त वापस घर की तरफ लौट गया। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त रात के 9:15 बज रहे थे जब मैं घर वापस लौटा था। मेरी बीवी और माँ बाबूजी सभी अपने अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, तो मैं भी चुपचाप घर की बैठक में जाकर आराम करने लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बगल में बैठा है और मेरे पेट पर गुदगुदी कर रहा है। कुछ देर के बाद जब मैं हल्के हल्के नींद में सोने लगा तो अचानक ही किसी ने मेरी कंबल पकड़कर नीचे खींच ली। इस बार मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और जब मैंने अपनी कंबल को उठाया तो वहां पर कोई नहीं था।
फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर की बैठक पर कोई पत्थर फेंक रहा है। साथ ही आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ देर में ही हमारा पूरा मकान धंस जाएगा। ऐसे समय पर मैं घर से निकल गया तो छत की हालत एकदम नॉर्मल थी और उसी दौरान मुझे किसी चीज की टूटने की आवाज आई, जैसे कोई मोटी लकड़ी टूटी हो। आवाज उस हाईवे की तरफ से आ रही थी जहां कल एक्सीडेंट हुआ था। उस आवाज को सुनते ही मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। पहले तो मैं वापस कमरे में गया और वो टॉर्च ढूंढने लगा। उसके बाद जब मैं वापस पहुंचा तो मुझे उस जोरदार अंधेरी रात में कुछ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो उस टॉर्च की रोशनी में कोई दो आंखें चमक रही हैं। जैसे मुझे सड़क पर कुछ दिखा तो मैं अपने कदम रखते हुए सड़क की ओर बढ़ा। मैं जैसे जैसे उस ओर बढ़ रहा था तो वैसे वैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि टॉर्च की रोशनी में वो दोनों आंखें मुझसे दूर हो रही हैं। यानी कि वो मुझे नजर तो आ रही थी लेकिन मैं उनके करीब नहीं जा पा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां कल के दिन एक्सीडेंट हुआ था। पता नहीं क्यों मगर वहां पहुंचते मेरे पैर फूलने लगे। अभी भी दो आंखें मुझसे थोड़ी दूर थी लेकिन मैं किसी बेवकूफ की तरह उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद मैं उन आंखों के एकदम करीब जाने लगा लेकिन फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं सन्नी रह गया। मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर था। मेरे घर की एक लाइट मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही थी लेकिन वो दोनों चमकती आंखें अभी भी टॉर्च की रोशनी में हल्की हल्की दिख रही थी। अब मैं इस चमकती हुई आंखों के पीछे चलते चलते थक गया था। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे जा सकूं और ऊपर से इतनी ठंड थी तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई सिगरेट पी रहा है क्योंकि सिगरेट पीने की बू अचानक मेरे नाक में घुसने लगी। मैं उसे तेज तेज सूंघ रहा था क्योंकि मैं ठीक से नहीं पहचान पाया और असल में ये सिगरेट पीने की बू या फिर कोई और चीज। अब तक मैंने अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाया लेकिन मुझे कोई नजर ही नहीं आया। अब मैं थक गया था तो मैंने अपने पैर उल्टी दिशा में मोड़ लिए। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर ही होगा इसलिए उसकी आंखें चमक रही हैं। मैं मुड़ा ही था कि मेरे पीछे से एक आवाज आई, क्यों भाई साहब इतनी रात को यहाँ भटकने का अंजाम जानते हो? आवाज को सुनकर मैंने दोबारा से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ा तो मैंने देखा कि यह तो एक छोटा बच्चा था जिसकी दोनों आंख किसी रोशनी की तरह चमक रही है। मैंने टॉर्च की रोशनी जब उसके चेहरे पर मारी तो मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई थी और मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। उस लड़के के चेहरे की डरावनी मुस्कान मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी और जब अपने सामने मौत को देखा तो हिम्मत अपने आप जाग गई। कहते हैं जब इंसान खतरे में होता है तो वो कितनी भी दूर भाग लेता है लेकिन मेरे साथ उल्टा था। जब मुझे डर लगता था तो मेरे पाँव में सूजन आ जाती थी और मैं तनिक भी आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि मैंने कोशिश की और वहां से भागने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे मैं उस शैतान बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता था इसलिए मैंने एक बार भी पीछे नहीं देखा। घर की रोशनी की तरफ जब मेरी नजर गई तो मुझे एहसास हो रहा था कि मैं घर से बहुत ज्यादा दूर हो गया हूँ। 5 मिनट तक मैं ऐसे ही सड़क को पार करता रहा और फिर मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर कल बाबू साहब का एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई उस पेड़ पर बैठा है। या तो वो कोई बंदर था या फिर कुछ और। हालांकि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों में कुछ अटक गया है जो बहुत ही ज्यादा ठंडा है और मैं डगमगाते हुए गिर पड़ा। अचानक ही सड़क पर बहुत सारे लोगों के चप्पल पटकने की आवाज आई मानो कोई झुंड के लोग एक साथ सड़क क्रॉस कर रहे हैं। अब मेरी हालत पतली पड़ गई थी तो मैंने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैंने अपनी आंख खोली तो मैं अपने घर पर था और मेरी मम्मी और पापा मेरे पास में बैठे हुए थे लेकिन मेरे शरीर में मुझे बहुत ही भारी लग रहा था। बदन में एक अजीब सा दर्द था और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं है। हालांकि उस रात की बात मैंने सभी को बताई लेकिन किसी को भी मेरी बात पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ। घर वालों ने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि मैंने कोई नशा किया होगा।
फिर दूसरे दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मैं बिस्तर से उठ तक नहीं पाया और पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा। काम से छुट्टी लेने के साथ साथ घर वाले भी टेंशन में आ गए। एक बार फिर सूरज ढलने लगा और आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे अपने आप में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे रात होते ही मुझे मेरा शरीर हल्का लगने लगा और मैं बिस्तर से बड़े आराम से उठ गया। अब ठंड के मारे मेरे दांत आपस में कटकटा रहे थे, मगर मैं उठकर रसोई में पहुंचा क्योंकि इस समय खाना खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने घर का सारा खाना साफ कर डाला और फिर मुझे अपने घर में एक परछाई नजर आने लगी और उस परछाई को देखते ही पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसके अंदर घुसा गया, मानो उसने मुझे सम्मोहन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब मैं दोबारा ठीक से अपने होश में आया तो मैं एक काजी बाबा के सामने बैठा था जो मेरे ऊपर झाड़ फूंक कर रहे थे। तब जाकर मैं भी थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ, लेकिन इसके बाद भी करीब 7 दिन तक मैं बुखार में तपता रहा। फिर मेरे पापा ने उस घर को छोड़ने का निश्चय किया। हमने 8वें दिन उस घर को छोड़ दिया। फिर मेरे पापा ने बताया कि उस रात मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। मैं अचानक ही जोर से चिल्लाने लगता और साथ ही जोर जोर से गालियां देने लगता। मेरी हालत कुछ इस कदर बिगड़ गई थी कि घर के सारे लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाए और फिर उस रात मैं घर से गायब हो गया। लेकिन पापा एक काजी बाबा को जानते थे जिनका निवास स्थान वही गांव था। उसके बाद मैं उनको उसी जगह पर बैठा हुआ मिला जहां मेरे साथ ये सब हुआ था और बाबू साहब का जोर का एक्सीडेंट हुआ था और फिर मेरे ऊपर झाड़ फूंक की प्रक्रिया की गई। बाद में मुझे उस गांव का एक गहरा राज सुनने को मिला, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि करीब 13 साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था। एक दिन ना जाने कैसे उसकी मौत हो गई और कुछ लोगों का मानना था कि किसी अज्ञात गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी और वो हर दिन उस पेड़ के नीचे आता था। कुछ लोग कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र की साधना करता था, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा भी उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की साधना में जुट जाती। तो कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद भी उस पेड़ के नीचे वो नमाज पढ़ता है और किसी को नमाज पढ़ते वक्त अगर हम बीच में छेड़छाड़ कर दें तो वो आत्मा हमें कभी भी माफ नहीं करते। उस दिन के बाद वहां एक महिला की मौत हो गई और फिर एक बच्चा भी मौत के घाट उतर गया। हर एक साल में एक मौत होती रहती है। मुझे नहीं पता कि वहां सिगरेट पीने की बदबू कहां से आई, लेकिन भूत जिस इंसान को मारता है वो मरा हुआ इंसान भी उसी की योनि में चला जाता है और भूत के रूप में भटकने लगता है। सच कहूं तो उससे पहले मैंने कभी भी भूत पिशाच जैसी चीज पर विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन इस घटना ने मुझे और मेरे इरादों को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, अब इस घटना को बहुत दिन बीत गए हैं और मैं उस गांव को छोड़ चुका हूं। अब मुझे ऐसे किसी भी चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन रात में अपने घर से निकलते वक्त मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांप जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।